सभी का हार्दिक स्वागत। हम अध्ययन कर रहे थे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक था वो था फिल्टर। तो सॉरी, कल हमने चर्चा की थी, वो की थी जितने भी आपके रेक्टिफायर थे हाफ वेव फुल वेव के बारे में। एक रेक्टिफायर और 3 फेज रेक्टिफायर, उसके बारे में देख लेते हैं। 3 फेज रेक्टिफायर, थ्री फेज रेक्टिफायर होता क्या है? अभी ऐसा रेक्टिफायर जो क्या करे, 3 फेज सप्लाई को किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी की पल्स में, या पल्सेंडिंग डीसी में कन्वर्ट करता हो, क्या कहलाता है? 3 फेज रेक्टिफायर। तो 3 फेज जो रेक्टिफायर है इसमें 3 समूह बनते हैं और 3 समूह में कुल डायोडों की संख्या होती है 6। प्रत्येक समूह में डायोड होते हैं 2, तो 3 समूह डायोडों की संख्या कितनी होगी? 6। तो आपको इतना याद रखना है पहला तो कि 3 फेज रेक्टिफायर होते हैं, उसमें डायोडों की संख्या कितनी होती है। फिर देखिए इसका सर्किट डायग्राम। ये एक शाखा है, ये दूसरी शाखा, इसके सीरीज में डायोड जुड़ा हुआ है, और ये तीसरी शाखा, इसका पहला डायोड ये और दूसरा डायोड ये दोनों डायोड आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कुल डायोडों की संख्या हो जाती है 6। तो देखो सप्लाई कौन सी होती है? 3 फेज सप्लाई। ये आपका आर फेज हो गया, ये वाई फेज हो गया, ये बी फेज। ठीक है भाई। और जो 3 फेज होते हैं प्रत्येक फेज के बीच प्रत्येक दो फेजों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का अंतर होता है। और सिंगल फेज में कितना होता है? 90 डिग्री का। अब देखिए अगर 4 फेज हो तो कितने डिग्री का अंतर होगा भाई? 4 या 6 फेज हो, 4 फेज और 6 फेज कितने डिग्री का अंतर होगा? अगर 6 फेज हो कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब देखिए तो हम बात करें 3 फेज की। ये एक फेज यहाँ पे जुड़ गया, इन दोनों के श्रेणी क्रम जहां पे जुड़े हुए थे कॉम्बिनेशन। वाई फेज हो गया, वो दोनों फेज दो डायोड आपस में श्रेणी जुड़े थे, वहीं पे जुड़ गया। और जो बी फेज है वो अगले जो डायोड थे उनके बीच के कॉम्बिनेशन में जाके जुड़ गया। अब देखिए तो एक साइड में जो निकलती है वो पॉजिटिव सिरा होता है, दूसरा नेगेटिव सिरा होता है। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि देखो जो पीछे जो रेक्टिफायर पड़ गए थे उसमें जो इनपुट सप्लाई थे वो सिंगल फेज सप्लाई थी, और जो सिंगल फेज थी उसमें एक क्या था? अभी न्यूट्रल था। अब जो ये सप्लाई थी इसमें न्यूट्रल नहीं है, इसमें तीनों फेज है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी कार्य प्रणाली होती है वो अगर हम 2 फेज लेके देखें तो सेम ब्रिज रेक्टिफायर की तरह होती है। किसकी तरह? सेम जो ब्रिज रेक्टिफायर था उसकी तरह होती है। अगर हम दो ये फेज छोड़ देते हैं तीसरा फेज, ये 2 फेज लेके देखते हैं तो देखो ये आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये 2 हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव पे सप्लाई आई हुई है, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव जहां पे सब इनपुट दोनों था वहां पे सप्लाई थी, इस तरह भी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई जुड़ी हुई, इनपुट सप्लाई है। बाकी देखो ये जो आपका एनोड है वो एक तरफ है, आउटपुट में निकला हुआ है, या कैथोड एक तरफ निकला हुआ है। तो ये किसकी तरह काम करता है? 2 फेज, प्रत्येक 2 फेज किसकी तरह काम करते हैं? ब्रिज रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो इसमें जो पल्स मिलेगी वो पल्स आउटपुट में मिलेगी आपको पल्स है। ठीक है भाई। अब देखिए रेक्टिफायर मतलब जो हमने रेक्टिफायर पढ़े थे जितने भी, इनका उपयोग कहां किया जाता है? इनका उपयोग बैटरी चार्जिंग में, आपके जो अल्टरनेटर होता है अल्टरनेटर के फील्ड में, जो आपका मल्टीमीटर है मल्टीमीटर में, इन सब में क्या प्रयोग किया जाता है? या जो इमरजेंसी लाइट होती है इमरजेंसी लाइट में भी, इन सब में कौन सा परिपथ प्रयोग किया जाता है?
फिल्टर जो आपके रेक्टिफायर परिपथ है वो प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो अगर 3 फेज है, जैसे आपका अल्टरनेटर है वो 3 फेज है तो 3 फेज का प्रयोग किया जाएगा। अगर आपकी सिंगल फेज लाइट है, सिंगल फेज इमरजेंसी लाइट है तो सिंगल फेज आपका प्रयोग किया जाएगा। अगर आपकी पेंट्री है तो उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर प्रयोग किया जाएगा। इसके आधार पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सब जो आपको कारण बताए चारों इनमें रेक्टिफायर प्रयोग किया जाते हैं। तो ये इसकी कार्य प्रणाली थी। आपको इस तरह याद रखना है कि 3 फेज में कितने डायोड की संख्या होती है, अभी 6 डायोड की संख्या होती है। और इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और आपको अगर ये पूछे किसकी तरह कार्य करता है तो 2 फेज काम करते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर की तरह इसकी कार्य प्रणाली। अब देखो जितने भी हमने फिल्टर जो अपने रेक्टिफायर पढ़े हैं ये क्या होते हैं, जो आउटपुट में देते हैं हमें शुद्ध डीसी नहीं देते, या तो इन्हें बोलते हैं पल्स देते हैं या पल्सेटिंग डीसी देते हैं। तो जिससे क्या होगा, जो इक्विपमेंट होता है, कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते, उन्हें शुद्ध डीसी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे फिल्टर परिपथ लगाना पड़ेगा। ठीक है। और फिल्टर परिपथ क्या करता है, फिल्टर एक ऐसा परिपथ होता है जो अगर पल्स वाली डीसी होती है या पल्सेटिंग जो डीसी होती है उसको क्या करता है, शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करता है। तो वो परिपथ कौन सा कहलाता है, फिल्टर परिपथ कहलाता है, ताकि जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो आसानी से अच्छी तरीके से कार्य कर सके शुद्ध डीसी। ठीक है। अब देखिए अपना जो टॉपिक है वो है फिल्टर। फिल्टर क्या होता है कि ऐसा परिपथ जो पल्स को, पल्स या पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित करने वाला परिपथ क्या कहलाता है, फिल्टर कहलाता है। अब देखिए जो फिल्टर परिपथ होते हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों। पहला है कंपोनेंट के आधार पर, दूसरा है फ्रीक्वेंसी के आधार पर, और तीसरा है कार्य के आधार। ये फिल्टर है। फिल्टर को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, कंपोनेंट के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर और कार्य के आधार पर। अब जब कंपोनेंट, तो आपने पीछे बताया था आपको कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पेशी और एक्टिव। तो कंपोनेंट के आधार पे 2 प्रकार के पेशिव प्रकार का और दूसरा होता है आपका एक्टिव। अब देखिए पेशिव में 3 प्रकार के आते हैं। पेशिव 3 प्रकार के, मतलब पेशिव में जो इक्विपमेंट होते हैं 3 इक्विपमेंट होते हैं। एक तो होता है आपका रेजिस्टेंस, दूसरा होता है कैपेसिटर, और तीसरा होता है इंडक्टर। ये 3 कंपोनेंट किसमें आते हैं, पेशिव में। और एक्टिव से जो बनाए जाते हैं वो होते हैं ट्रांजिस्टर। ठीक है भाई। कंपोनेंट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, पेशिव और एक्टिव।
पैसिव में जो फिल्टर आएंगे वो कितने प्रकार के होते हैं? एक तो रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है। लेकिन रेजिस्टेंस का ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। हाँ, रेजिस्टेंस का वहां प्रयोग कर लेते हैं इंडक्टर की जगह, ठीक है ना। तो वैसे स्पेशली तौर पर अलग से प्रयोग नहीं किया जाता, इंडक्टर की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो एक्टिव कंपोनेंट है फिल्टर परिपथ है वो होते हैं, उनमें जो बनाए जाते हैं वो ट्रांजिस्टर फिल्टर परिपथ होते हैं। फिर है फ्रीक्वेंसी के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। लो पास फिल्टर, सर्किट, हाई पास सर्किट परिपथ, हाई पास फिल्टर परिपथ, फिर होता है बैंड पास फिल्टर परिपथ, और एक होता है बैंड स्टॉप फिल्टर। ये किसके आधार पे होते हैं? फ्रीक्वेंसी के आधार पे। अब देखिए कार्य के आधार पे, कार्य के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो है इनपुट कैपेसिटर फिल्टर परिपथ, दूसरा है इनपुट या इसको बोलते हैं इनपुट श्रेणी इंडक्टर फिल्टर, और तीसरा होता है इनपुट इंडक्टर एलसी फिल्टर। एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब कैपेसिटर, और चौथा होता है पाइप फिल्टर। अब देखिए जो ये कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं कंपोनेंट, फ्रीक्वेंसी और कार्य के आधार पे। ये 2 प्रकार के पैसिव एक्टिव, इनको 3 भागों में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, पैसिव जो इक्विपमेंट होते हैं एक्टिव होते हैं वो ट्रांजिस्टर युक्त होते हैं। फ्रीक्वेंसी के आधार पर 4 प्रकार के, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप टाइप। कार्य के आधार पे होते हैं वो होते हैं इनपुट कैपेसिटर एलसी टाइप, और इंडक्टर श्रेणी इंडक्टर जो एलसी टाइप, और चौथा है पाई टाइप। हम है जो इनकी अच्छी तरीके से मतलब एक सर्किट अगर पढ़ लेंगे तो उससे सभी कार्य प्रणाली इक्वल है। तो पहला हम जो सर्किट लेते हैं वो लेते हैं इनपुट कैपेसिटर फिल्टर। फिल्टर देखो मतलब आसान सी बात है, फिल्टर ऐसे सर्किट होते हैं जो क्या करते हैं? पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में चेंज करते हैं। क्यों करते हैं? करने का रीजन ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाते पल्सेटिंग डीसी में, इसलिए उनको क्या कर दिया जाता है? शुद्ध डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और शुद्ध डीसी में जो कन्वर्ट करता है उस परिपथ को बोलते हैं फिल्टर परिपथ। और जो ये फिल्टर परिपथ है वो देखते हैं कहां पे लगता है, कैसे लगता है। देखिए ये सर्किट लेते हैं इनपुट कैपेसिटर फिल्टर। इसमें देखो हम बात करते हैं, ये मान लो अपनी इनपुट सप्लाई है, इसमें एक डायोड हाफ वेव ले लेते हैं। हाफ वेव में डायोड कितनी थी? एक डायोड होता है,
ये आपकी इनपुट सप्लाई है, दो 30 वोल्ट एसी। अब इसके आगे फिल्टर सर्किट लगाए जाते हैं। तो देखो जो अपन इनपुट कैपेसिटर फिल्टर परिपथ ले रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है आपका लोड। कौन सा लोड है अभी? रजिस्टिव लोड। क्योंकि डीसी परिपथ, जो डीसी सप्लाई कौन से परिपथ में काम करती है? केवल रजिस्टिव लोड। अब देखिए ये आपका डायोड है, ये डायोड का पॉजिटिव हो गया, ये कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया। जो इनपुट सप्लाई है, जो पल्स होगी वो कौन सी होगी? जिसका मान धारा और दिशा दोनों के साथ क्या हो रहे हैं? टाइम के साथ परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन हमें आउटपुट में मिलेगी वो क्या मिलेगी? एक दिशा में मिलेगी, लेकिन कौन सी मिलेगी? पल्सेंटिंग मिलती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मिलेगी वो क्या मिलेगी? शुद्ध डीसी मिलेगी। तो देखो इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली हम इसको ये शुद्ध करेंगे। तो देखो यहां से एक पल्स आती है, ये पल्स यहां से निकलेगी क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में काम कर रहा है। तो देखो पहले एक बात और देख लेते हैं कि देखो एक कैपेसिटिव परिपथ है, एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर जो परिपथ होता है उसका फ्रीक्वेंसी और के साथ क्या रिलेशन होता है? डीसी के साथ। क्योंकि जो देखो 1/2πfc कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस है उसका मान कितना होता है? 1/2πfc। अब देखिए जो डीसी सप्लाई है जो आपको यहां पे मिल रही है, डीसी के अंदर तो फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? अभी 0। तो इसका मतलब क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/f। f का मान मैंने कर दिया 1/0। अब किस संख्या में 0 को भाग देते हैं कितना आता है? अनंत। तो कहने का मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर होगा वो क्या करेगा? जब उसमें से डीसी सप्लाई अगर हम गुजारेंगे तो उस सर्किट में अनंत वो प्रतिबाधा उत्पन्न करेगा। डीसी सप्लाई कितनी बाधा उत्पन्न करेगा? अनंत प्रतिबाधा। मतलब डीसी को एक खुले स्विच की तरह काम करेगा। खुले स्विच में सप्लाई नहीं चलती है, खुले स्विच की तरह काम करेगा, मतलब उसको में से धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है भाई। अब देखिए इंडक्टर के लिए और बात कर लेते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो डीसी होती है वो कौन सी होती है? पल्सेंटिंग। शुद्ध डीसी के लिए तो अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा, लेकिन अगर आपकी डीसी सप्लाई हो पल्सेंटिंग हो तो उसमें क्या होगा? जो प्रतिरोध होगा वो कुछ क्या हो जाएगा? अभी कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? पल्सेंटिंग डीसी के लिए अनंत, जो आपकी शुद्ध डीसी से क्या होता है? कुछ कम होता है। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो आपका इंडक्टर होगा उसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो होगा 2πf। अब देखिए मतलब जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी क्या है? समानुपाती है। फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है डीसी के अंदर? 0। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मतलब इंडक्टिव के क्या, इंडक्टिव के बिल्कुल एक्सएल के बिल्कुल क्या लिख दूं? समानुपाती कर दूं। तो एफ का मान कितना होता है? 0 होता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका एक इंडक्टिव परिपथ है तो उसमें अगर डीसी सप्लाई हम गुजारें तो उसमें जो बाधा उत्पन्न होगी वो क्या होगी? भी बिल्कुल शून्य, कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, आसानी से डीसी सप्लाई उसमें से गुजर जाएगी। लेकिन अगर यदि सप्लाई हो पल्सेंटिंग तो कुछ बाधा उत्पन्न करेगा, शुद्ध डीसी की तुलना में कुछ बाधा उसके अंदर उत्पन्न करेगा। ये अपन दो सर्किट के बारे में पढ़े, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसी के ऊपर ये कार्य करेगा। अब देखिए कैसे कार्य करता है। जब देखो इसमें पहला पल्स गुजरेगा इसमें से तो ये फॉरवर्ड वाइज में काम करेगा, फॉरवर्ड वाइज में अंदर काम करेगा। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपका कैपेसिटर है, अभी मैंने बोला था कि कैपेसिटर होता है वो डीसी के अंदर क्या काम करता है? खुले स्विच की तरह काम करता है। तो देखो क्या होगा कि पल्स होगी वो कौन सी होगी? एसी होगी। पल्स होगी उसमें कुछ एसी के गुण होंगे, जो आप जो यहाँ पल्स आ रही है उसमें जो एसी कंपोनेंट होंगे, जो एसी के जो गुण वाले होंगे वो यहां से नहीं गुजर पाएंगे, नहीं गुजर पाएंगे नहीं। तो देखो क्या होगे, एसी इसमें से नहीं गुजर पाएगी क्योंकि ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो लेकिन कैपेसिटर क्या होता है?
आसानी से, मतलब जो इंडक्टर होता है वो एसी के लिए क्या बाधा उत्पन्न करता है, लेकिन कैपेसिटर होता है वो एसी के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करता, आसानी से उसमें से एसी है वो सर्किट में से प्रवाहित हो जाती है। तो जो एसी के जो कंपोनेंट वाले जो गुण होते हैं वो इसमें से न गुजर के कहां से निकल जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उसको कैपेसिटर आसानी से प्रवाहित कर देता है, और यहाँ से गुजर के यहाँ से आके ये आपका सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहां से निकलेगा, यहां से होकर यहां पे क्या हो जाएगा, उसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है डीसी कंपोनेंट की, मतलब जो डीसी के गुण होते हैं सप्लाई में, जो पल्स है पल्स में डीसी के गुण होते हैं। तो देखिए डीसी के लिए ये जो ये कैपेसिटर होता है वो किसकी तरह काम करता है, एज इट इज खुले स्विच की तरह काम करता है। इसमें से एसी सप्लाई डीसी सप्लाई नहीं गुजर पाएगी, तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो चौक है, चौक होती है वो डीसी का विरोध नहीं करता है, और उसमें से आसानी से जो डीसी के जो गुण है वो या डीसी सप्लाई वो आसानी से मतलब गुजर जाएगी, और वो कहां से निकलेगी, फिर लोड के अंदर से आसानी से प्रवाहित हो सकती है। हो गई भी प्रवाहित। देखिए कैसे कि जो डीसी है वो सब इसमें से प्रवाहित होगी, लेकिन जो एसी है वो यहां से गुजरी। अब देखो डीसी यहां से गुजरी तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे यहां से होते हुए यहां से निकलेगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और लोड में से धारा बहेगी। अब देखिए, अब तो ये बात की थी अपने केवल एक चक्कर में, लेकिन देखो अगर हाफ वेव हो तो उसमें जो सर्किट में जो पल्स मिलेगी वो ऐसे मिलेगी, एक छोड़ के, क्योंकि नेगेटिव पल्स इसमें नहीं आएगी, नेगेटिव पल्स इसमें नहीं आएगी क्योंकि रिवर्स वॉइस में होता है, रिवर्स वॉइस में कार्य नहीं करता तो पल्स निकलेगी नहीं, और वहां पे हमें रिक्त स्थान मिलेगा आउटपुट में। तो देखिए जो ये कैपेसिटर है, अब देखिए दूसरे पल्स में कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे पल्स, इसका मतलब अगर हम बोले कि यहां से पल्स गुजरेगी नहीं तो इसका मतलब आगे लोड को सप्लाई मिलेगी नहीं, क्यों भाई, और सप्लाई नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे करेगा, इसका मतलब है जब ये पल्स मिलेगी तब वो काम करेगा, बीच में पल्स नहीं मिलेगी तो कार्य नहीं करेगा, लेकिन काम करता है। कैसे करता है कि देखिए जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, कैपेसिटी को स्टोरेज करना, स्थितिज ऊर्जा को अपने अंदर क्या करना, स्टोरेज करना। अब वैसे कैपेसिटर यहां से एसी आई थी, अपने अंदर स्टोरेज कर लेगा। अब जैसे ही ये सर्किट खत्म होगा उसके बाद में आप यहां से सप्लाई नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उस समय क्या हो जाता है, रिवर्स बायस में हो जाता है, और रिवर्स बायस में हो जाएगा, यहां से धारा निकलेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पल्स खाली मिलेगी। तब ये कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर स्टोरेज, यहाँ पे जो ये पल्स निकली थी इसके अंदर ऊर्जा स्टोरेज हो जाती है, और ये स्टोरेज ऊर्जा किसको दे देता है, ये किसको दे देता है, भी लोड को दे देता है। फिर लोड को सप्लाई कौन करता है, कैपेसिटर ने जो अपने अंदर ऊर्जा संग्रहित की थी वो ऊर्जा किसको देता है, लोड को। आई बात समझ में, एक पल्स में काम करेगी, जो एसी के गुण है वो यहाँ ले जाएंगे, डीसी के आगे चले जाएंगे, लोड को आपको सप्लाई मिल जाएगी। लेकिन दूसरी बार पल्स खाली है, यहाँ पे कोई पल्स नहीं है, तो पहली पल्स में जब कैपेसिटर के पास एसी की सप्लाई आई थी, एसी कंपोनेंट जो आए थे, गुण आए थे, उसमें उसने ऊर्जा स्टोरेज कर ली। जब पल्स नहीं मिली तो रेजिस्टिव को क्या कर देंगे, सप्लाई कर दी। कब तक सप्लाई करेगा, जब इसकी सप्लाई खत्म होगी उसी समय जो आपका तीसरी पल्स है, जो दूसरी पल्स है वो स्टार्ट हो जाएगी काम करना। जैसे ही इसके अंदर सप्लाई बंद होगी उसी समय दूसरी पल्स चालू हो जाएगी, और फिर कौन काम करेगा, सीधा जो एसी गुण है वो यहाँ जाएंगे, डीसी के होगा वो आसानी से इसमें प्रवाहित हो जाएगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस है वो चलता रहेगा। तो जो आउटपुट में हमें जो डीसी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, भी शुद्ध डीसी मिलेगी। कैसे डीसी मिलेगी, शुद्ध डीसी मिलेगी, और उसका कार्य हम किस कंपोनेंट में कर सकते हैं, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कार्य नहीं कर रहे थे, जो पल्सेटिंग डीसी पे उसके अंदर ये सप्लाई देने का हम कार्य करते हैं। समझ में आई भी बात, कैसे कार्य करता है, ठीक है। एक बार और देख लो, यहां पे जो पल्स थी वो पल्सेटिंग पल्स थी, यहां से गुजारेंगे तो आपका जो इंडक्टर है वो एसी को प्रवाहित होने नहीं देगा, एसी को प्रवाहित नहीं होने देगा क्योंकि उसको बाधा उत्पन्न करेगा। तो क्या करेगा, एसी के जो गुण होते हैं वो किसमें से गुजर जाएंगे, कैपेसिटर के अंदर से गुजर के यहाँ पे सर्किट अपना कंप्लीट कर लेंगे, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, अभी चालू हो जाएगा। अब जो इस सप्लाई जो यहाँ पल्स आई थी उसमें जो डीसी के गुण, डीसी जो कंपोनेंट होते हैं, डीसी के जो गुण होते हैं वो इसमें से प्रवाहित होकर लोड में से प्रवाहित हो जाएगा, और लोड आपका कार्य करता रहेगा। जैसे एक पल्स पूरी होगी, आगे खाली जगह है, खाली है, कोई सप्लाई नहीं मिलेगी, सप्लाई नहीं मिलेगी तो आपका जो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, वो सप्लाई किसको देता है, लोड प्रतिरोध। ठीक है भाई। उसके बाद जब तक देगा, जैसे इसकी
सप्लाई खत्म होगी उसी समय दूसरी पल्स स्टार्ट हो जाएगी और उसी प्रकार फिर काम करेगा और जब अगली पल्स खत्म होगी फिर वही कैपेसिटर अपनी ऊर्जा इसको देने का कार्य करेगा। तो सेम इसी तरीके से सभी कंपोनेंट है वो काम करते हैं। किसी में क्या होता है, किसी में इंडक्टर पहले लग जाता है तो वो इसलिए लगाया जाता है कि अब देखो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जो यहाँ पे सप्लाई है वो क्या करेगी, अगर मैंने कैपेसिटर पहले लगा दिया और इंडक्टर बाद में लगा दिया क्या काम करेगा कि एसी के लिए तो बाधा कम उत्पन्न हो रही है, ठीक है, और डीसी के स्टार्टिंग पहले सर्किट में और डीसी के लिए बाधा उत्पन्न ज्यादा हो रही है। तो उसी में अगर हम पहले चौक इंडक्टर लगा देंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्या डीसी के लिए बाधा कम हो रही है और एसी के लिए बाधा क्या हो जाएगी बाद में ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसी सबकी कार्य प्रणाली इसी तरीके से होती है, लेकिन वो सर्किट पर डिपेंड करता है कि हम पहले किस मतलब क्या लगाया, कैपेसिटर पहले लगाया या इंडक्टर पहले लगाया, ठीक है भी। अब देखो श्रेणी इंडक्टर फिल्टर है, इसमें पहले क्या लग जाएगा, इंडक्टर पहले लग जाएगा कैपेसिटर से। फिर है इनपुट एलसी सर्किट, इसमें इनपुट एलसी सर्किट में क्या होगा, इंडक्टर इनपुट की तरह काम करेगा और एलसी सर्किट होंगे उसमें, एल मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर। फिर चौथा सर्किट है पाइप फिल्टर परिपथ। पाइप फिल्टर परिपथ में क्या होते हैं, दो कैपेसिटर होते हैं इस तरीके से और यहाँ पे लगे होते हैं इंडक्टर। तो ये जो परिपथ होगा ये इतना परिपथ है, इसके लिए ये लग जाएगा, तो ये परिपथ कौन सा होगा, पाइप फिल्टर। पाइप फिल्टर पर जो परिपथ होगा उसमें क्या होगा, जो डीसी मिलेगी वो एकदम से मतलब प्योर, अपने को ज्यादा शुद्ध डीसी चाहिए तो इसमें जो प्योर एकदम प्योर डीसी नहीं मिलती, थोड़ी सी उसमें कमी रह जाती है। तो अगर आपको ज्यादा फिल्टर मतलब शुद्ध डीसी चाहिए तो ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर क्या लगा देते हैं, दो कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई कंपोनेंट मतलब गुण बच जाए यहाँ से निकलने के बाद जो एसी के, तो वो एसी कहां से निकल जाती है, यहाँ से निकल जाती है, और जो एकदम प्योर डीसी होगी वो कहां पे चली जाएगी, लोड। ओके, अब देखिए फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये सीधी सी परिभाषा है इनकी, आपको परिभाषा से याद रख लेना है। पहला है हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर है, किसके आधार पे है, फ्रीक्वेंसी के आधार। अब देखिए सीधी सी बात आपको इतनी याद रखनी है, लो पास फिल्टर परिपथ वो होते हैं जो ऐसा फिल्टर परिपथ जिसमें जो आपकी कम मान की जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, कम मान की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो करंट होगी उसके लिए तो कम प्रतिबाधा, और हाई मान की जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की जो करंट होगी उसके लिए अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं, वह फिल्टर परिपथ कौन सा कहलाता है, अभी लो पास फिल्टर परिपथ। अब देखो फ्रीक्वेंसी को नहीं रोकता है वो, जो इंडक्टर और कैपेसिटर लगते हैं इसमें, तो वो किस में बाधा उत्पन्न करते हैं, वो करंट होती है उसमें उत्पन्न करते हैं, करंट और आपकी जो वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी के अंदर बाधा उत्पन्न नहीं करते, फ्रीक्वेंसी तो इजीली उसमें से पास हो जाएगी, लेकिन जो चेंज हो रहे हैं, जो मान में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसका विरोध करता है वो, ठीक है ना, जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है। तो लो पास फिल्टर परिपथ किसे बोलेंगे, ऐसा फिल्टर परिपथ जिसमें जो लो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एक इच्छित मान की जो मतलब सेट कर देते हैं, पूरा निर्धारित मान पर एक सेट कर देते हैं, उस निर्धारित मान से अगर कम मान की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तो उसके लिए तो वो जो फिल्टर होगा वो कम बाधा उत्पन्न करेगा, और जो इच्छित मान से अधिक मान की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए जो फिल्टर होगा वो अधिक बाधा उत्पन्न करेगा। तो जो लो मान की बाधा कम करेगा तो वो आसानी से गुजर जाएगी, वो हाई मान वाली गुजर नहीं पाएगी। तो इसलिए जो फिल्टर परिपथ होंगे वो कौन से होंगे, लो पास फिल्टर परिपथ होंगे। देखो जैसे ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे मान लो शून्य मान लो, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मान शून्य है, तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता जाएगा। तो मान लो यहाँ पे हमने यहाँ पे सेट कर रखा है वो प्रोनेट डायग्राम, तो इससे आगे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, करंट होता है, उससे अधिक फ्रीक्वेंसी करंट को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देगा, जो सर्किट बढ़ेगा वो इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये तो होगी आपकी लो पास फ्रीक्वेंसी और ये होगी आपकी हाई पास। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हाई पास। तो हाँ एक बात और, सॉरी, लो पास में
कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो लो पास फिल्टर सर्किट होता है उसमें जो कैपेसिटर लगता है, जो इंडक्टर लगता है, वो कैसे लगता है। जो इसमें कैपेसिटर लगेगा वो तो लगेगा समांतर में, और जो इंडक्टर लगेगा वो कैसे लगेगा अभी श्रेणी में, एक ही लगाना है। अगर कैपेसिटर लगाते हो तो श्रेणी क्रम में लगा दो, जो इंडक्टर लगाते जो कैपेसिटर लगाते हो वो समांतर में लगा दो, इंडक्टर लगाते हो कैसे लग जाएगा, श्रेणी में। ये और बात आप लो पास में याद रखो। अब 2 नंबर है हाई पास। हाई पास में क्या है कि ऐसा फिल्टर परिपथ जो क्या करे भी, जो हाई, जो मतलब ऐसा सर्किट जो पूर्व निर्धारित मान से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी का जो करंट होता है उसको तो अपने अंदर से, उसके लिए तो कम बाधा उत्पन्न करता हो, तो उसके लिए कम प्रतिरोध प्रस्तुत करता हो, और उससे कम मान की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए करंट के लिए अधिक मान का प्रतिरोध प्रस्तुत करता हो, वह कौन सा होगा अभी, वह होगा हाई पास फिल्टर परिपथ। आपको सीधी सी याद रखना है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो अधिक मान की होती है वो तो अपने उसके अंदर से प्रवाहित हो जाती है, और उससे कम मान की होती है वो उसके अंदर से प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसके करंट का मान अधिक होता है। करंट का मान अधिक होगा तो करंट जिससे अधिक प्रतिरोध प्रस्तुत होगा, और उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी उसके लिए जो बाधा उत्पन्न होगी करंट के लिए वो कम होगी, तो उसमें से गुजर नहीं पाएगा। ठीक है ना, सीधा सा याद रखना है। लो पास में याद रखना है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कम मान की वो आसानी से चली जाती है, हाई मान की जो हाई मान की जाती नहीं है। और हाई पास में ये याद रखना है, जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो चली जाती है, लो मान की जो फ्रीक्वेंसी वो जाती नहीं। तो इसका जो सर्किट देख लो ऐसे बनेगा, ये मान लो अपनी फ्रीक्वेंसी थी, यहाँ पे 0 मान है और फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाते जाते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में जो लो पास की जो लो मान की फ्रीक्वेंसी निकल नहीं पाती, और जो फिर है हाई फ्रीक्वेंसी उसमें से प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, वैसा उसका सर्किट बनेगा। ठीक है, तो ये जो सर्किट होगा कौन सा होगा अभी, ये हाई पास, और जो ये होगा किसका होगा, लो पास। लो पास है वो गुजर नहीं पाएगी, हाई पास इसमें फॉलो हो जाएगी। फिर देखिए इसमें से कि जो लो पास था उसका उल्टा हो जाएगा। लो पास में इंडक्टर कैपेसिटर कैसे लगे थे, श्रेणी, कैपेसिटर समांतर में। हाई पास में उल्टा हो जाएगा, जो कैपेसिटर लगता है वो श्रेणी क्रम में लग जाएगा, और जो इंडक्टर लगता है वो कौन से क्रम में लग जाएगा, समांतर क्रम में लग जाएगा। फिर आते हैं बैंड पास फिल्टर में। अब देखो बैंड का मतलब ये है कि एक फ्रीक्वेंसी का समूह होगा। क्या होगा अभी, एक फ्रीक्वेंसी का समूह। इसको आप इस तरीके से याद रखोगे कि एक ऐसा फिल्टर परिपथ जब अगर बैंड रूप में फ्रीक्वेंसी आती है तो उसको तो फ्लो कर देता है, उसको तो अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है, क्योंकि उसमें जो बाधा उत्पन्न करेगा कम करेगा। और जब समूह में नहीं आएगी उसको प्रवाहित नहीं होने देगा, उसके लिए बाधा क्या करेगा अभी, अधिक प्रस्तुत करेगा। तो वो कौन सा फिल्टर परिपथ होता है, बैंड पास फिल्टर परिपथ होता है। जो बैंड पास जो फिल्टर परिपथ होता है उसमें जो सीरीज रेजोनेंट जो सर्किट है वो तो श्रेणी क्रम में लगेंगे, और समांतर रेजोनेंट जो सर्किट है वो कौन से क्रम में लगेंगे, समांतर क्रम में लगेंगे। इतना याद रखना है कि अगर फ्रीक्वेंसी एक बैंड के रूप में आती है तो उसको अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है, अगर सीधा बैंड पास में नहीं आती है तो उसके लिए अधिक प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा और उसको अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देगा। फिर है हाई पास बैंड स्टॉप। बैंड स्टॉप, अब देखिए नाम से पता चल रहा है बैंड वो क्या कर रहा है, वो स्टॉप कर रहा है। बैंड को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। तो ऐसी फिल्टर परिपथ जो बैंड होंगे उनके लिए तो अधिक प्रतिरोध प्रस्तुत करेगा, उसको तो अपने अंदर से गुजरने नहीं देगा। और जो लो पास जो बैंड होंगे, जो लो मान के जो बैंड के जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है, वह कौन से होंगे, बैंड पास फिल्टर परिपथ होंगे। कौन से, ऐसे फिल्टर परिपथ जो बैंड मतलब जो क्या इसके बैंड हाई बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको तो अपने अंदर से प्रवाहित होने नहीं देता है, और जो लो मान के बैंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको अपने अंदर से मतलब जो बैंड में जो बैंड के जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको तो अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता है, और जो बिना बैंड की आएगी उसको क्या कर देता है, अपने अंदर से फ्लो कर देता है। तो ऐसी कौन सी होगी भी, बैंड स्टॉप फिल्टर परिपथ होंगे वो होंगे। इनमें क्या होता है कि इस फिल्टर परिपथ में जो समांतर रेजोनेंट जो सर्किट होंगे वो तो सीरीज में लगेंगे, और जो सीरीज रेजोनेंट जो सर्किट होंगे वो कौन से क्रम में लगेंगे, समांतर में लगेंगे। एक बार और देख लीजिए, बैंड स्टॉप ऐसा सर्किट जिसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी बैंड में होगी,
जो बैंड सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको तो अपने अंदर से फ्लो होने देता है, और जो बैंड स्टॉप जो बैंड के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी उसको क्या नहीं होने देगा, अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देगा। तो मतलब सीधी सी बात है, जो बैंड को मतलब जो बैंड फ्रीक्वेंसी होगी स्टॉप कर रहा है, उनको रोक रहा है, जो कम मान की जो फ्रीक्वेंसी उसको अपने अंदर से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन जो बैंड पास था उसमें बैंड फ्लो हो रहे थे, और जो कम मान की जो दूसरी फ्रीक्वेंसी थी, कम मान की जो बैंड नहीं थे उसको वो बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो ये सर्किट है, ये अच्छी तरीके से आप याद रखना। ये यहीं पे अपने जो फिल्टर सर्किट है वो खत्म होते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक में अपन नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे, वो करेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में।